स्टार्ट। आज हम बताएंगे आपको इन्फ्रेंस के संबंध में। इन्फ्रेंस दो तरह का होता है। एक होता है मीडिएट इन्फ्रेंस, और एक होता है इमीडिएट इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस, अब मीडिएट इन्फ्रेंस का दो पार्ट होता है। एक प्योर सिलोजिज्म और एक होता है मिक्स सिलोजिज्म। और यहाँ पे इमीडिएट इन्फ्रेंस का चार पार्ट होता है। कन्वर्सन, इनवर्स, कन्वर्सन, ओवर्सन, कंट्रापोजिशन और इन्वर्सन। दोनों में डिफरेंस ये है कि मीडिएट इन्फ्रेंस में दो आधार वाक्य और एक निष्कर्ष होता है। हम दो आधार वाक्य के आधार पर एक निष्कर्ष को ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे कन्वर्सन इमीडिएट इन्फ्रेंस में इसको साक्षात अनुमान इसको बोलते हैं, इसको असाक्षात अनुमान बोलते हैं। तो इसमें एक ही स्टेटमेंट होता है, एक ही प्रोपोजिशन होता है जिससे हम निष्कर्ष को ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि कन्वर्सन, ओवर्सन, कंट्रापोजिशन और इन्वर्सन, इसमें स्टेटमेंट के माध्यम से जो कुछ भी कहना चाहते हैं उसके मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ इसके रूप में परिवर्तन होता है। और यहाँ पे मिक्स सिलोजिज्म है। प्योर सिलोजिज्म का फिर आगे कोई ब्रांच नहीं होता है, लेकिन मिक्स सिलोजिज्म का एक ब्रांच होता है जिसको कहते हैं डायलेमा। डायलेमा। अब इस डायलेमा में फिर दो पार्ट होता है। एक को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डायलेमा और एक होता है डिस्ट्रक्टिव डायलेमा। तो इन्फ्रेंस के इतने पार्ट होते हैं। अब इसमें प्योर सिलोजिज्म के 10 इन्फ्रेंस रूल होते हैं, जहाँ से आप जब निष्कर्ष को ड्रॉ करते हैं तो उसमें इन 10 नियमों का ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि प्रोपोजिशन में आर्गुमेंट जब हम सिलोजिज्म बनाते हैं तो उसमें एक मेजर प्रेमिस होता है, एक माइनर प्रेमिस होता है और एक कंक्लूजन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको कि सभी विद्यार्थी तेज है। ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। राम स्टूडेंट है, इसलिए राम जो है तेज है। राम इज इंटेलिजेंट। अब यहाँ आपको देखेंगे कि ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, राम इज ए स्टूडेंट। अब यहाँ पर मिडिल टर्म जो है ये स्टूडेंट है, और निष्कर्ष हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे। तो इसमें निष्कर्ष ड्रॉ करने में अब इसको हम एक तालिका द्वारा बता सकते हैं आपको कि 10 सिलोजिस्टिक रूल्स हैं। अब 10 सिलोजिस्टिक रूल में आप देखेंगे कि अशोक कुमार वर्मा की किताब में आपको मिलेगा ये 10 सिलोजिस्टिक रूल, कि किसी भी प्रेमिसेस में कम से कम 3 वाक्य होना कंपलसरी है। इसमें जैसे आप ये चार्ट बनाएंगे उसी से आपके 10 रूल्स कंफर्म हो जाएंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और तब हम एक एक करके इसको देखने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही ये
लॉजिक जो है ये आपको बैंकिंग वगैरह, यूपीएससी वगैरह सब में रीजनिंग में काम करता है। अब रीजनिंग में आप कैसे इसको बनाएंगे, ये देखिए, ये एक खाना हुआ, दो खाना हुआ, तीन खाना, चार खाना हुआ। अब चार खाना में मान लीजिए ये ए वाक्य है, ई वाक्य है, आई वाक्य है और ओ वाक्य है। अब यहाँ पे इसको हम फिर चार भाग में बनाएंगे, ये चार भाग में बनाएंगे। अब सबका एक का तीनों से संबंध है, पिछले दिनों में बताया अपोजिशन और प्रोपोजिशन। उसी तरीके से आप जब ए और ए पहले पेयर बनाते हैं, फिर ए के साथ पेयर होगा ई का, फिर ए के साथ पेयर होगा आई का, ए के साथ ओ का, फिर यहाँ ई के साथ पेयर होगा ए का, ई का ई के साथ होगा, फिर ई का आई के साथ होगा, फिर ई का ओ के साथ होगा। फिर यहाँ पे आएंगे, आई का ए के साथ होगा, आई का ई के साथ होगा, आई का आई के साथ होगा, आई का ओ के साथ होगा। उसी तरीके से फिर यहाँ ओ का ए के साथ, ओ का ई के साथ, ओ का आई के साथ, ओ का ओ के साथ। अब इन्फरेंस रूल में ये दो आधार वाक्य है, सबका ए वाक्य है। आप परिचित हैं कि ए को यूनिवर्सल अफर्मेटिव कहते हैं, ई को यूनिवर्सल निगेटिव कहते हैं, आई को पर्टिकुलर अफर्मेटिव कहते हैं और ओ को पर्टिकुलर निगेटिव कहते हैं। ये चारों सेंटेंस से आप परिचित हैं। अब यहाँ पे देखना ये है कि यदि दोनों आधार वाक्य ए हो तो निष्कर्ष क्या होगा। ये आधार वाक्य हो गया, आधार वाक्य हो गया और ये निष्कर्ष हो गया, निष्कर्ष हो गया। यदि दोनों आधार वाक्य ए है, कल मैंने बताया है पिछले क्लास में कि प्रोपोजिशन में क्वालिटी के ही आधार पर हम दोनों के रिलेशन को तय करते हैं, कि गुण और परिमाण के आधार पर। अब यहाँ पे नियम है इन्फरेंस रूल में, यहीं से रूल ड्रॉ होता चला जाएगा कि दोनों आधार वाक्य अफर्मेटिव हो तो निष्कर्ष अफर्मेटिव होगा। तो एक अफर्मेटिव हो गया। दोनों आधार वाक्य यूनिवर्सल हो तो निष्कर्ष यूनिवर्सल हो गया। तो इसका मतलब है कि ये दोनों अफर्मेटिव है और दोनों यूनिवर्सल है। इसका मतलब है कि निष्कर्ष यूनिवर्सल अफर्मेटिव होगा, यानी ए का निष्कर्ष ए होगा। ये हो गया। अब यहाँ अब दूसरा आता है ए और ई। एक रूल है कि अभी आपको मैंने बताया कि यदि दोनों यूनिवर्सल हो तो निष्कर्ष यूनिवर्सल निकलेगा। तो मान लीजिए यहाँ यूनिवर्सल हुआ। अब यहाँ पर रूल एक है कि यदि एक भी आधार वाक्य निषेधात्मक हो तो निष्कर्ष निषेधात्मक होगा। तो यहाँ दोनों, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, एक अफर्मेटिव एक निगेटिव है, तो यूनिवर्सल निगेटिव। इसका मतलब हो गया कि यूनिवर्सल निगेटिव का मतलब हो गया ई, यानी ए और ई हो तो उसका निष्कर्ष ई होगा। अब नीचे आइए, एक और आई है, इसका निष्कर्ष क्या होगा। तो यदि दोनों आधार वाक्य भावात्मक हो तो निष्कर्ष भावात्मक होगा। एक भी आधार वाक्य पर्टिकुलर हो तो निष्कर्ष हमेशा पर्टिकुलर होगा। तो यहाँ पे एक यूनिवर्सल है एक पर्टिकुलर है, तो निष्कर्ष पर्टिकुलर। ये दोनों का दोनों अफर्मेटिव है तो निष्कर्ष अफर्मेटिव, यानी पर्टिकुलर अफर्मेटिव निष्कर्ष होगा। इसका मतलब है कि यदि आधार वाक्य ए और आई हो तो निष्कर्ष आई ही होगा। उसके बाद ए और ओ, ए और ओ,
इसमें भी मैंने बताया एक रूल ये भी है कि यदि एक भी आधारवाक निषेधात्मक हो तो निष्कर्ष निषेधात्मक होगा, और एक भी पर्टिकुलर हो तो निष्कर्ष पर्टिकुलर होगा। तो एक आधारवाक पॉजिटिव अफर्मेटिव और एक निगेटिव, इसलिए निगेटिव, एक पर्टिकुलर एक अफर्मेटिव, एक पर्टिकुलर एक यूनिवर्सल, तो ये पर्टिकुलर निगेटिव निष्कर्ष होगा, पर्टिकुलर निगेटिव ओ हो गया। तो यहाँ 4 हुआ। अब यहाँ फिर आते हैं ई और ए। आप इस नियम के तहत कि यहाँ दोनों के दोनों यूनिवर्सल हैं, दोनों के दोनों यूनिवर्सल हैं, तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, निष्कर्ष हमेशा निगेटिव होगा, इसीलिए ई ए ई। यानी यदि एक भी दोनों के दोनों यूनिवर्सल हो तो यूनिवर्सल, एक भी निगेटिव हो तो निगेटिव। तो ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाता है ई और ई। तो ई और ई आने का मतलब है कि इन्फरेंस के रूल में है कि यदि दोनों आधारवाक निषेधात्मक हो तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो ये पेयर नहीं बन सकता है। अब हम दूसरे पे आएंगे, ई और आई। अब यहाँ पर एक अफर्मेटिव एक निगेटिव, एक यूनिवर्सल एक पर्टिकुलर, तो एक भी निगेटिव है तो इसका मतलब पर्टिकुलर निगेटिव, यानी ई आई ओ। यदि यूनिवर्सल मेजर वाक्य यूनिवर्सल हो और निगेटिव हो और पर्टिकुलर अफर्मेटिव हो तो निष्कर्ष ये निकलेगा। उसके बाद नीचे आइए, ई और ओ है। तो मैं बताया कि दोनों को दोनों यदि निगेटिव हो तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा, तो ये नहीं निकलेगा। उसके बाद फिर आप आते हैं आई और ए। तो इसी आधार पर, इसके आधार पर निष्कर्ष आई हो जाएगा। फिर आई और ई है, सॉरी, आई और ए है, आई और ई है। अब इसमें ये आता है, इसमें ये आता है कि आई और ई, इसमें रूल है कि यदि मेजर प्रेमिस पर्टिकुलर हो और माइनर प्रेमिस निगेटिव हो तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इसीलिए इन्फरेंस रूल के हिसाब से इसका भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब यहाँ पे आते हैं आई और आई। यदि दोनों आधारवाक्य पर्टिकुलर हो तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ये 10 रूल्स में ये सारे आते हैं। उसके बाद आता है आई और ओ। इसी नियम के तहत आई और ओ होगा तो दोनों के दोनों पर्टिकुलर हैं तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। उसके बाद आइए ओ और ए। तो इसके आधार पर एक पर्टिकुलर एक यूनिवर्सल एक निगेटिव एक पॉजिटिव, नेचुरली है कि निष्कर्ष पर्टिकुलर निगेटिव होगा। तीसरा आते हैं ओ और ई। ओ और ई दोनों का दोनों प्रेमिसेस जो हैं ये निगेटिव है, इसीलिए निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आई और ओ, आई और ओ, ये आई और ओ जो है ये दोनों के दोनों पर्टिकुलर हैं, इसीलिए निष्कर्ष नहीं निकलेगा। और लास्ट में ओ और ओ, ये दोनों के दोनों निगेटिव हैं, इसलिए निष्कर्ष नहीं निकलेगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आप इस 10 सिलोजिस्टिक रूल के आधार पर आप 8 वैलिड आर्गुमेंट का निर्माण आप कर सकते हैं। इसमें आप ये जो 4 ए ई आई ओ है, ये 4 फिगर हैं। अब इसका स्ट्रक्चर हम कैसे होता है वो मैं बताता हूं कि जैसे याद रखने के लिए ए का फर्स्ट फिगर, सिलोजिज्म का फर्स्ट फिगर क्या होगा? प्रथम ए नहीं, कहने का मतलब
ये बता रहा हूं कि न्याय का प्रथम आकार, तो फर्स्ट आकार ये है। इसको याद करने के लिए मैं बता दूं कि इसको उल्टा जेड लिखिए, ऐसे ऐसे ऐसे। ये एक हो गया आधार वाक्य, और ये मेजर प्रेमिस हो गया, ये माइनर प्रेमिस हो गया। इसके साथ निष्कर्ष निकलेगा, ये वाला यहाँ आएगा और ये वाला यहाँ आएगा, और ये मिडिल टर्म ये है। मैं बता दूं, मिडिल टर्म को, ये सिलोजिज्म का निष्कर्ष निकालने का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हम लोग इसको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए शादी वगैरह में एक लड़की पक्ष होता है, एक लड़का पक्ष होता है। तो ये ऊपर वाला जो है मेजर प्रेमिस, ये लड़का पक्ष है, और ये नीचे वाला जो है माइनर प्रेमिस, वो लड़की पक्ष है। लेकिन शादी तब तक नहीं होती है जब तक ये दोनों को कनेक्ट कराने वाला अगुआ नहीं होता है। तो ये कनेक्ट जो करा, मिडिल टर्म जिसको कहते हैं, इसमें ये कंपलसरी है कि मिडिल टर्म का मेजर प्रेमिस या माइनस प्रेमिस किसी में एक बार व्याप्त होना जरूरी है। व्याप्त का मतलब है कि मेजर प्रेमिस हो चाहे माइनर प्रेमिस हो, दोनों के बीच संबंध होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कोई अगुआ है, तो उसको लड़का पक्ष से और लड़की पक्ष से संबंध किसी एक से तो जरूरी है, तभी दोनों को मिलाएगा वो। और जैसे ही शादी हो जाती है, अगुआ डिलीट हो जाता है। तो ये दोनों को मिलाने के बाद इसमें मिडिल टर्म नहीं रहता है। तो ये मैं समझाने, याद रखने के लिए मैंने इसको समझाया आपको। तो इसको आप इस रूप में समझ सकते हैं। दूसरा है दूसरा फिगर। दूसरा फिगर को आप याद रखिए कि जैसे यहाँ से शुरू हुआ है, तो दूसरा फिगर जो है वो ऐसे बनता है। ये मेजर प्रेमिस, ये माइनर प्रेमिस और एक निष्कर्ष। तीसरा फिगर जो है ये फिर उल्टा बनता है, ऐसे बनता है। ये मेजर प्रेमिस, ये माइनर प्रेमिस, ये मिडिल टर्म, ये मिडिल टर्म दोनों से कनेक्ट है। और ये चौथा फिगर जो है ये सीधा जेड है। ये मेजर प्रेमिस, ये माइनर प्रेमिस। अब ये जो 8 फिगर आपको जो बना, ये 8 वैलिड आर्गुमेंट बना, ये शेप, इसको आप इस पे बैठा के इसकी वैलिडिटी चेक कर सकते हैं। जैसे ए को बैठाना है, तो यहाँ पर ए वाक्य होगा, यहाँ पर ए वाक्य होगा, और निष्कर्ष इसका ए होगा, ए होगा। तो मान लीजिए इस पे बैठाना है उसको, तो ए यहाँ होगा, ई यहाँ होगा, और निष्कर्ष ई होगा। ये दोनों का मिडिल टर्म यहाँ देना है। शब्द जो लिखेंगे आप, ये मिडिल टर्म यहाँ देना है, इसका मिडिल टर्म यहाँ देना है, इसका मिडिल टर्म यहाँ देना है और यहाँ देना है। और ये निष्कर्ष जो है ऐसे निकलेगा, यानी ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से हम एक वैलिड आर्गुमेंट का निर्माण कर सकते हैं। और तब हमें पता चलेगा कि ये 8 का टेस्ट यदि 8 चारों पे करते हैं, यानी 8 का इस पे किया, 8 पे इस पे, 8 चौक 32 आप शेप बनाते हैं, उसमें आपको ये चेक करने को होगा कि ये कितने वैलिड आर्गुमेंट का निर्माण होगा। और वो वैलिड आर्गुमेंट के निर्माण के लिए हम 10th सिलोजिस्टिक रूल को इस थर्मामीटर के रूप में इसको लगाएंगे, और जो रूल में सेट बैठेगा वो वैलिड होगा, अन्यथा इनवैलिड होगा। तो इसीलिए हम अनुमान का एक पार्ट जो ये बताने का प्रयास किया है आपको, इसमें आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से आप बताएं, और आप हमें पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप इसको शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।